गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू माय चैनल। सो आज हमारी लास्ट क्लास है नेशनल इनकम की। आज मैं आपको बेसिकली 6 गोल्डन रूल्स ऑफ नेशनल इनकम बताऊंगी और बाकी जो बचे हुए टॉपिक हैं इस चैप्टर के वो हम डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास है, 6 गोल्डन रूल्स हमारे नेशनल इनकम के हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये 6 गोल्डन रूल्स आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 6 गोल्डन रूल्स के बारे में। तो 6 गोल्डन रूल्स में जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा है ग्रॉस और नेट। ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ये आता ही आता है जब आपको न्यूमेरिकल दिया होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में ग्रॉस दे रखा है लाइक जीडीपी, तो दिस इज़ ग्रॉस, और आपको कन्वर्ट करने के लिए कहता है एनडीपी मीन्स नेट। तो जब आपको क्वेश्चन में ग्रॉस दिया होता है तो ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। ठीक है, मैं एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में और बहुत इजी वे में आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको ये मेन जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ जाए और किस तरीके से हम रूल्स से न्यूमेरिकल कैलकुलेट करते हैं वो ईजी हो जाए आपके लिए। ग्रॉस अगर मैं बात करूँ तो ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, और टोटल एक बिग कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, बड़ा कॉन्सेप्ट है। और नेट जो है, नेट का मतलब है उसमें से आपने कुछ डिडक्ट कर दिया है, तो ये एक स्मॉल कॉन्सेप्ट है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो जैसा कि मैथमेटिक्स का भी रूल होता है, अगर हम कोई हमें बड़ी डिजिट दे रखी हो और हमें बोला गया हो कि छोटी डिजिट पे जाइए, तो हम ऑब्वियसली माइनस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आता है डेप्रिसिएशन। ग्रॉस से अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है ग्रॉस और आपको बोला है कि ग्रॉस से नेट में बदल दीजिए, यानी ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करना है तो यूज़ किसका करना है? इस डेप्रिसिएशन का यूज़ करना है। अब आती है बात माइनस और प्लस की। तो बिग कॉन्सेप्ट से आप जो है स्मॉल कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं, यानी आप एक छोटे कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं। तो बड़े कॉन्सेप्ट से जब हम छोटे कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं तो हम माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। तो जब हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो जो हमारे पास आता है वो नेट आता है। ऑन द सेम वे, अगर आपको क्वेश्चन में नेट दे रखा हो और आपको बोला हो कि ग्रॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ग्रॉस में कन्वर्ट यानी स्मॉल कॉन्सेप्ट से, और आपको स्मॉल से बड़े कॉन्सेप्ट में ले जाना है, यानी आपको एक स्मॉल डिजिट बोल दी गई है, यानी आपको 9 डिजिट दे रखी है यानी स्मॉल, और आपको बोला है कि आपको 12 तक उस 9 को पहुंचाना है। तो 12 तक पहुंचाने के लिए आप इसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे। वैसे तो ऐड 3 करेंगे, लेकिन यहाँ ऐड क्या करेंगे? यहाँ ऐड डेप्रिसिएशन करेंगे। आपने ऐड कर दिया एंड यू विल गेट ग्रॉस। दिस इज द फर्स्ट गोल्डन रूल, ग्रॉस टू नेट एंड नेट टू ग्रॉस। आई होप आई एम क्लियर नाउ। इसके बाद एक छोटी छोटी चीज़ें जो बीच में आती हैं वो ये आती हैं कि डेप्रिसिएशन होता क्या है और डेप्रिसिएशन किस किस वजह से होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक टॉपिक ले लेते हैं कि डेप्रिसिएशन होता क्या है बेसिकली। डेप्रिसिएशन होता क्या है? डेप्रिसिएशन का मतलब है फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू जो है वो फॉल हो रही है ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, यानी आप उसको बार बार यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मल यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली मशीन का यूज़ करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ टूट फूट होगी, तो डेप्रिसिएशन हो रहा है। या फिर पैसेज ऑफ टाइम, यानी टाइम पास हो रहा है। टाइम पास का मतलब होता है कोई चीज़ आपने, सपोज एक नई गाड़ी आप खरीद के अपने घर में रख लेते हैं और उसको कोई भी यूज़ नहीं करते, उसको ढक के कवर करके रख देते हैं, लेकिन अगर आप उसको 2 साल 3 साल बाद उसको सेल करने जाएंगे तो आपको उसकी वैल्यू जिस प्राइस पर आपने ख़रीदा था वो नहीं मिलेगी, यानी पैसेज ऑफ टाइम के साथ भी डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, एंड देन जो तीसरा रीज़न होता है डेप्रिसिएशन होने का, दैट इज़ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अब ये एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है? चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे सपोज पहले फिएट थी,
अब फिएट की कोई वैल्यू नहीं है, अब और नई नई कार्स आ गई हैं। सो उनमें यानी अगर आप पुरानी कार को अब खरीदने जाएंगे तो उसकी कोई भी प्राइस नहीं मिल, जब आप फिएट जो कोई बेचने के लिए जाएगा उसको कोई भी प्राइस नहीं मिलेगा। सो दैट इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन। का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब है कि डेप्रिसिएशन इज व्हाट, डेप्रिसिएशन रेफर्स टू fall in the value of fixed assets due to, अब किसकी वजह से होता है, ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, सेकेंड थिंग पैसेज ऑफ टाइम, और तीसरा रीज़न है और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस जो होता है आपका, यानी जिसको हम बोलते हैं चेंज इन टेक्नोलॉजी। सो ये है बेसिकली डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन। अब यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन ये आता है कि डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स जो होता है उसके मेन कॉजेज, मेन 3 रीजंस क्या होते हैं, तो 3 रीजंस यही होते हैं। सबसे पहला नॉर्मल वियर एंड टियर, दिस इज द फर्स्ट रीजन। नंबर 2 पैसेज ऑफ टाइम, नंबर 3 एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, दिस इज third point. So these are the main 3 reasons जिसकी वजह से आपकी जो एसेट है वो डेप्रिसिएशन होता है। अब अगर आपसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछूं कि एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है, तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब हो गया यस, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब हो गया कि भाई आपको जो है आपको एक्सपेक्टेड था कि जो है एक टाइम के बाद जो है आपकी ये टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी, आपकी गुड्स की डिमांड ख़त्म हो जाएगी। सो आपको पता था, आपने उसके लिए जो है एक प्रोविज़न बना रखा था, आपने एक उसके लिए डेप्रिसिएशन जिसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन रिज़र्व फंड भी बना रखा था, ठीक है, ताकि जब आपकी जो ये मशीन है या कोई भी आपकी टेक्नोलॉजी है ये डेप्रिसिएट हो जाएगी या टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी तो आप उस रिजर्व फंड से पैसे को निकाल कर अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट कर लेंगे। सो दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, जिसके बारे में आप एक्सपेक्टेड कर रहे थे, आपको मालूम था ये ऐसा होने वाला है फ्यूचर में। अनएक्सपेक्टेड नाम से ही क्लियर है, अनएक्सपेक्टेड का मतलब क्या हो गया, जिसके बारे में आपको मालूम नहीं था। अनएक्सपेक्टेड मतलब कोई अचानक से कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, कोई नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से कोई अर्थक्वेक आ गया है ना, जैसे लाइक एग्जाम्पल हम मान सकते हैं अर्थक्वेक आ गया या फ्लड्स आ गए, जिसकी वजह से या फिर कोई चोरी हो गई, ठीक है, या कोई एक्सीडेंट हो गया। सो देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स जिसकी वजह से आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो असेट है वो उसका लॉस हो जाता है। तो इसको हम एक नाम और बोलते हैं, इसको हम कैपिटल लॉस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल लॉस, जो कि अनएक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। सो दिस इज एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड। सो अगर अब मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ थोड़ा सा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस डेप्रिसिएशन में और कैपिटल लॉस, क्योंकि अभी हमने कैपिटल लॉस पढ़ा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इसमें 2-3 पॉइंट्स हम बनाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स। असेट्स की वैल्यू फॉल हो जाती है ड्यू टू ऑब्वियसली 3 रीजंस है, नॉर्मल वियर एंड टियर और पैसेज ऑफ टाइम
और तीसरा था एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। सो व्हाट इज कैपिटल लॉस? अब हम कैपिटल लॉस की बात करें तो कैपिटल लॉस का मतलब है लॉस इन वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड असेट्स। आपकी फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू लॉस मतलब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई, फिक्स्ड असेट्स। अब वो होता किस वजह से है? ड्यू टू अनफोर्सीन या अनएक्सपेक्टेड, जिसको हम बोलते हैं ऑब्सोलेंस की वजह से, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल्स भी दिए थे, नेचुरल कैलामिटीज़ के एग्जाम्पल्स दिए थे, है ना, थेफ्ट का एग्जाम्पल दिया था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कैपिटल लॉस। सो ये है हमारा इसका पहला पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में, तो क्या बनेगा? तो यहाँ हम डेप्रिसिएशन रख लेते हैं, यहाँ हम कैपिटल लॉस को रख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? हमने आपको बताया कि गवर्नमेंट कंपनी जो है क्या करती हैं, एक रिज़र्व फंड बना कर रखती हैं। सो इसमें हम बनाते क्या है, इसमें प्रोविजंस हम बना के रखते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि ऐसा होगा। प्रोविज़न इज़ मेड फॉर रिप्लेसमेंट। इसको रिप्लेसमेंट के हमने प्रोविजंस बनाए होते हैं, ठीक है। इसके लिए हमने क्या बना रखा होता है? एक डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बना रखा होता है। बट कैपिटल लॉस क्योंकि अनएक्सपेक्टेड होता है, इसके लिए हमने ऐसा कोई भी नो सच प्रोविजंस इज मेड इन केस ऑफ कैपिटल लॉस, ठीक है। ऐसा कोई भी हमने प्रोविज़न नहीं बनाया होता क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि ऐसा कुछ होने वाला है। थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं कि इसमें इट डज नॉट हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये किसी भी तरीके के से प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर नहीं करता, नुकसान नहीं करता। क्यों? क्योंकि एज यू नो कि हमें पता है हमने इसमें डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाया हुआ है, तो जब भी कुछ होगा तो हम क्या करेंगे, उससे पैसा निकालेंगे और अपनी मशीन को रिप्लेस कर देंगे। सो इसकी, और हमें पता होता है कि ऐसा होगा तो हम पहले से ही उसका जो है तैयारी करके रखते हैं कि इसको हमें हटाना है, तो इससे हमारे प्रोडक्शन पर कोई एज सच इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। बट कैपिटल लॉस की वजह से, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि कब हो जाएगा नेचुरल कैलामिटी, इट हैम्पर्स द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में डिफरेंस। तो अब हम आते हैं अपने गोल्डन रूल पे। सेकेंड गोल्डन रूल हमारा है डोमेस्टिक और नेशनल, इन दोनों के बीच में आता है NFIA। NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब डोमेस्टिक मतलब हम अपने देश के अंदर की बात कर रहे हैं, नेशनल मतलब उसमें बाहर की जो इनकम है वो भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो कौन सा कॉन्सेप्ट छोटा कॉन्सेप्ट हुआ? ये स्मॉल कॉन्सेप्ट हुआ ना, क्योंकि हम देश के अंदर की ही बात कर रहे हैं। पर देश के अंदर के साथ साथ हमारे देश की कुछ कंपनियां बाहर भी हैं, तो अगर उनसे भी कोई इनकम आ रही है तो उसको भी हम अपनी नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे ना, तो ये एक बिग कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम मैंने सेम वही फंडा, बिग से स्मॉल और स्मॉल से बिग में। अब ये छोटा कॉन्सेप्ट है, छोटे से आपको बिग में जाना है, यानी बड़े कॉन्सेप्ट पे जाना है, तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड क्या करेंगे? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये क्या बन जाएगा? ये आपका नेशनल बन जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला GDP और यहाँ पर आ गया GNP, तो ग्रॉस, और ये आपका सपोज N है, तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए आपने क्या किया, पहले तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया। अब डोमेस्टिक से नेशनल में जा रहे हैं, सो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस NFIA कर रहे हैं, ठीक है। सेम वे नेशनल एक ये बिग कॉन्सेप्ट है, और बिग से छोटे कॉन्सेप्ट पे जाएंगे आप, छोटे को स्मॉल कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो माइनस करेंगे,
माइनस क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो क्या बन जाएगा ये, डोमेस्टिक। अब यहाँ पर कई बार क्वेश्चन में दिया होता है कि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होता है ना, इन दोनों का डिफरेंस वो होता है NFIA, ठीक है। तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मतलब जो इनकम हमारे आई है, और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब जो बाहर गई है। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आपको फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको दे रखा है, तो फिर आप उसमें से दोनों को माइनस करके जो आएगा दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या NFIA जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, क्या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव, क्या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज़ीरो हो सकता है। तो उसका आंसर आप देखिए, अगर मैं बोलूं कि NFIA पॉजिटिव है, NFIA इज पॉजिटिव, किस केस में होगा, थोड़ा सा अगर हम सोचेंगे तो हम, अगर मैं बोलूं NFIA पॉजिटिव कब होगा, व्हेन इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड, यानी जो इनकम बाहर से आ रही है वो ग्रेटर है इनकम पेड टू अब्रॉड। ऑब्वियसली पैसा हमारी कंट्री में ज़्यादा आ रहा है, तो NFIA क्या हो जाएगा, नेट फैक्टर, जो आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो पॉजिटिव होगा। सेम वैसे ही NFIA इज नेगेटिव, NFIA नेगेटिव कब होगा, सेम वैसे ही व्हेन इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड इज लेस देन इनकम पेड। अब यहाँ पर पे ज़्यादा हो रहा है, बाहर पैसा ज़्यादा जा रहा है, यानी आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है, इनफ्लो कम है, तो NFIA नेगेटिव हो गया। अब NFIA ज़ीरो कब होगा, NFIA ज़ीरो कब होगा, व्हेन इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड is equal to income paid to abroad. Got it? So NFIA is ज़ीरो हो जाएगा, यानी जितनी इनकम आई उतनी इनकम ही चली गई, so NFIA is ज़ीरो. So this is the topic second golden rule जो था आपका. Now move on to third golden rule, that is मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। अब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद जो है आपका नेशनल इनकम में आप ट्राई कीजिएगा न्यूमेरिकल्स। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको ये 6 गोल्डन रूल्स याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे, तो आप बहुत ईजीली अपने क्वेश्चंस को कर पाएंगे, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। और अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आती भी है तो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपके क्वेश्चंस सॉल्व होते जाएंगे। सो आपको पहले सॉल्व क्वेश्चंस करके देखिएगा एंड देन उसके बाद अनसॉल्व की तरफ मूव ऑन कीजिएगा। सो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, जैसे मैं आपको बात करूं तो मार्केट प्राइस, जब हम कोई चिप्स का पैकेट या कुछ भी चीज़ लेने जाते हैं तो मार्केट प्राइस पर जो जितने भी टैक्सेस वगैरह होते हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं। फैक्टर कॉस्ट में केवल फैक्टर पेमेंट्स के बारे में ही हम बात करते हैं। सो बड़ा कॉन्सेप्ट कौन सा हुआ, अगर मैं बात करूं तो बड़ा कॉन्सेप्ट जो हुआ ये मार्केट प्राइस हुआ, क्योंकि इसमें सब चीज़ ऐड होती हैं। फैक्टर कॉस्ट एक स्मॉल कॉन्सेप्ट हुआ, ये बिग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे कई बार क्वेश्चन में भी आता है कि NIT इसमें हम जो यूज़ करते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस और हम सब्सिडीज़ को यूज़ करते हैं। सो अगर मार्केट प्राइस, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज़ एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, तो मार्केट प्राइस से अगर आपको क्वेश्चन में दिया, जैसे लाइक इस तरीके से क्वेश्चन है, NDP
MP से GNP FC, ये कॉन्सेप्ट है। तो N नेट से ग्रॉस, नेट से इधर से आपको इधर ले जाना है। फॉर एग्जांपल कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से आपको बोल रहा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे, या फैक्टर कॉस्ट आप बोल दीजिए, यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट में चेंज कर दीजिए। कैसे करेंगे? तो ये नेट है, नेट और ये ग्रॉस है, तो नेट से ग्रॉस में जाने के लिए हम क्या करते थे? प्लस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस NFIA करते थे। अब MP और FC, क्योंकि P और P दोनों में सेम है तो उसको हम कुछ नहीं करेंगे। अब हम आते हैं MP और FC में। तो बड़ा कॉन्सेप्ट है, बड़े कॉन्सेप्ट पे छोटे कॉन्सेप्ट में जाना है तो माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस करेंगे सब्सिडीज, या फिर हम इसको माइनस NIT भी लिख सकते हैं। NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और नेट का मतलब क्या है? इसमें से सब्सिडीज आपने डिडक्ट की हुई हैं। अब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो क्या करेंगे? प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये दोनों अपोजिट चलते हैं, और माइनस सब्सिडीज कर देंगे, तो MP आ जाएगा और ये FC आ जाएगा। सो अब यहाँ पर MP है और FC में जाना है तो यहाँ पर माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज कर देंगे। तो मेरा जो सॉल्यूशन फॉर्मूले में वैल्यूज़ दे रखी होंगी उसको मैं प्लस माइनस जो भी दे रखा होगा उसको मैं अगर करूँगी तो मेरा आंसर आ जाएगा GNP एट FC। अब अगर एक छोटा सा एक सवाल लेते हैं। आई होप, मुझे लगता है आपको ये 6 गोल्डन रूल्स बहुत इजीली समझ में आ गए होंगे। अब अगर मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन देती हूँ NNP FC, और आपको बोला है इसको GDP MP में चेंज कर दीजिए, तो ध्यान रखिए कि हमें करना क्या है। ये नेट है, नेट से कहाँ जाना है? ग्रॉस में, यानी छोटे से बड़े कॉन्सेप्ट पे जाना है। तो प्लस करेंगे और क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन। एक एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बहुत इजीली हो जाएगा। फिर अभी आता है सेकंड कॉन्सेप्ट, दैट इज़ नेशनल, और हमें जाना है डोमेस्टिक। यानी नेशनल तो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, छोटा कॉन्सेप्ट क्या है? डोमेस्टिक। तो बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो माइनस करेंगे और क्या करेंगे? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो P और P सेम है, नो चेंज। अब FC है, FC हमें देखना है पहले बड़ा कॉन्सेप्ट है छोटा कॉन्सेप्ट है। FC एक छोटा कॉन्सेप्ट है और हमें किस में जाना है? MP में, यानी बड़े कॉन्सेप्ट में। तो छोटे से बड़े में जाने के लिए प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज करेंगे। तो जो मैं वैल्यूज़ को प्लस माइनस करूँगी तो मेरा आंसर आ जाएगा GDP एट MP। सो आज का जो है ये चैप्टर हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये 6 गोल्डन रूल्स समझ में आए होंगे, और आज आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। फ्रॉम टुमारो, यानी कल से हम वी विल स्टार्ट आर नेशनल इनकम का ही चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर 3 जो है वो है आपका मेजरमेंट या जो इनकम, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, जिसमें इसके 8 आपके जो मेन आपके फॉर्मूलाज हैं वो, और नेशनल इनकम क्या होती है, उसके तीनों मेथड हम स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1। ठीक है। सो अगर आपको मेरी वीडियो प्लीज़ पसंद आई हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।